दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अगर आप अपनी 20s की एज से सिर्फ 500 रुपये हर मंथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि आपकी 60s की एज तक आपके पास टोटल 1.6 करोड़ रुपए होंगे। और वहीं अगर आप अपनी SIP को सिर्फ 5 साल तक और कंटिन्यू कर लेते हो तो आपका 1.6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 3.3 करोड़ रुपए हो चुका होगा। कुछ इसी तरह से आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हाफ नॉलेज देकर मोटिवेट तो कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी वो आपको कभी बताते ही नहीं है। और ऐसे ही हाफ नॉलेज के साथ अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थ्योरेटिकल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि आप अपनी 20s की एज से हर मंथ सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो और आपका इन्वेस्टमेंट हर साल सिर्फ 15% के रेट से ग्रो होता है, जो कि एक एवरेज रिटर्न है। तो 60s की एज तक आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 2.4 लाख रुपीज़। लेकिन जो आपकी वेल्थ क्रिएट हो चुकी होगी वह है 1.6 करोड़। ऑल्दो ये आपको सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग लगता है कि आपने इतना छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली, लेकिन आपके पैसों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह है इन्फ्लेशन, जिसे हम महंगाई भी कहते हैं। और इंडिया में इन्फ्लेशन अराउंड 6% का है, जिसका मतलब है कि आपके पैसों की वैल्यू हर साल 6% से कम होती जा रही है। तो भले ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट से 15% का रिटर्न मिल रहा होगा, लेकिन जो आपका एक्चुअल रिटर्न होगा वह है 15 - 6 यानी कि 9%। इसका मतलब जो आपने अपनी 60s की एज तक 1.6 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट की, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो है 23.6 लैक्स। अब हो सकता है कि ये अमाउंट भी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा हो, लेकिन रिटायरमेंट के लिए ये एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप पैसों के साथ साथ अपनी लाइफ का भी एक बहुत बड़ा पार्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए एटलीस्ट आपको इतना अमाउंट तो इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में आपको अपने सैक्रिफाइसेस और इतने लंबे पेशेंस की कुछ वैल्यू मिल सके। अदरवाइज फ्यूचर में आप सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे कि काश मैंने थोड़ा और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया होता तो शायद मैं आज और ज़्यादा अमीर होता। इसलिए आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में जितना इंपॉर्टेंट रोल टाइम का होता है, उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। तो जितना सीरियसली आप FD, गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, उतना ही सीरियसली आपको स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा एसेट है जिसने हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अपने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा कि आपको अपनी 20s की एज में कब और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑन एन एवरेज 22 की एज में एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, पर ग्रेजुएट होने के बाद भी एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल तो लग ही जाते हैं एक स्टेबल और सिक्योर जॉब लेने के लिए। लेट्स से कि आपको 25 की एज में एक स्टेबल और सिक्योर जॉब मिल जाती है, पर फिर भी आपको अगर स्टॉक मार्केट की कोई खास नॉलेज नहीं है तो उस केस में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं, जिस भी कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना है उसके पास फंड रेज करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो बैंक से लोन ले ले, या फिर वो अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स लोगों को सेल करके पब्लिक के थ्रू कुछ फंड रेज कर ले। इससे लोगों को भी उस कंपनी में ओनरशिप मिल जाती है और उस कंपनी के लिए भी फंड रेज करने के लिए ये थोड़ा सेफ ऑप्शन होता है। अब जैसे जैसे वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करती है, उससे उस कंपनी का शेयर प्राइस भी ग्रो होता है, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ग्रो होगा। लेकिन अगर वो कंपनी ख़राब परफॉर्म करती है तो उसका शेयर प्राइस बढ़ने की बजाय उल्टा नीचे आता है, जिससे कि आपका भी लॉस होता है और उस कंपनी का भी। तो अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्टली इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर इनडायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। अब इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको उन कंपनीज़ की बहुत डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी की प्लस उसके पूरे सेक्टर की आपको बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए। और इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ कंपनीज़ के स्टॉक सालों साल सिर्फ एक ही प्राइस पर घूमते रहते हैं। तो आपके पास इतना पेशेंस भी होना चाहिए कि आप उन स्टॉक्स को लंबे टाइम तक होल्ड कर सको। लेकिन एज अ बिगनर ना तो आपके पास इतनी नॉलेज होगी और ना ही इतना पेशेंस। तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इनडायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जहां पर आप अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देते हो और इस फंड मैनेजर के पास कंपनीज को एनालाइज करने के लिए बहुत डीप नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। तो म्यूचुअल फंड में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फंड मैनेजर की होती है कि वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज़ करके लोगों का पैसा अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करे ताकि उन सभी लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सके।
तो म्यूचुअल फंड्स में आप एकदम बेसिक नॉलेज के साथ कम रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स की भी कोई नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। पर इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड मेजरली 3 कैटेगरीज के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनमें रिस्क कम होता है, जिस वजह से इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी कम होता है। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें आपका रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपका पैसा छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल तो होता है लेकिन एट द सेम टाइम उनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। और उसके बाद आते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, जो कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और ना ही छोटी, इसलिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में आपका रिस्क भी मॉडरेट होता है। और जितने लंबे टाइम तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहोगे उतना ही आपका रिस्क कम होता रहता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। अब इस वीडियो में मैं किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग अलग रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है। तो मेरा तो ये कहना है कि जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो और इन तीनों म्यूचुअल फंड में इक्वली इन्वेस्ट करो। और वैसे भी आप इतने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्मॉल कैप फंड भी आपके लिए उतना रिस्की नहीं होगा। और अगर हम इन तीनों फंड्स के रिटर्न की बात करें तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से आप 12 से 13% और मिड कैप से 15 से 16% और स्मॉल कैप से 18 से 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप इन तीनों फंड्स में इक्वली इन्वेस्ट करते हो तो आपका एवरेज रिटर्न होगा अराउंड 15%। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए एक अच्छी वेल्थ के साथ रिटायर होने के लिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप 2 से 3 साल ले सकते हो एक अच्छी और सिक्योर जॉब पाने के लिए। तो इन 2 से 3 सालों में अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है तो 10,000 रुपये एक डिसेंट अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए 10,000 रुपये का अमाउंट बहुत बड़ा हो और ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए 10,000 रुपये का अमाउंट कुछ भी ना हो। अब जिन लोगों के लिए 10,000 रुपये का अमाउंट बहुत छोटा है तो वो लोग अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोई अपर लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों के लिए ये 10,000 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है उन्हें एटलीस्ट 5,000 रुपये पर मंथ तो इन्वेस्ट करने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे भी कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो नो डाउट आप लॉन्ग टर्म में पैसा तो कमा लोगे लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे। अब ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको फ्यूचर के लिए पैसा कमाना है या फिर वेल्थ। तो दोस्तों अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर आप मेरे बताए हुए मेथड से या फिर अपनी किसी टेक्निक का यूज़ करके अपनी 25 की एज से 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो पहले ईयर में आपने टोटल 1.2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। और अगर आप 60s की एज तक अपनी SIP को कंटिन्यू रखते हो तो आपने इस 35 साल के टाइम पीरियड में टोटल 42 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट हर साल सिर्फ 15% के रेट से ग्रो होता है जो कि ईजिली अचीवेबल है, तो 60s की एज में जो आपकी वेल्थ क्रिएट हो चुकी होगी वो है 15 करोड़, जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए काफ़ी बड़ा नंबर है। और अगर हम इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर दें तब भी आपके पास 3 करोड़ रुपए होंगे, जिसका मतलब है कि अगर आपको आज ही कहीं से 3 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल से तो एक बहुत अच्छा अमाउंट होगा रिटायर होने के लिए। और वहीं अगर आपने 10,000 की जगह सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किए होते तो आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वेल्थ होती 1.5 करोड़ रुपीज़, और ये भी आपकी रिटायरमेंट के लिए एक डिसेंट अमाउंट है। तो अब आपने वेल्थ तो क्रिएट कर ली, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि आप इस वेल्थ को वाइजली मेंटेन करो, क्योंकि अब इसी वेल्थ को आप लाइफ टाइम एज अ इनकम कंज्यूम करोगे, प्लस आपको इसे इन्फ्लेशन से भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू टाइम के साथ कम ना हो। तो अपनी वेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही कंटिन्यू रहने दो और ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसे में आपको ना तो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई LTCG टैक्स देना पड़ेगा जो कि 10% का होता है, और आपको अपनी वेल्थ का 10% तो सिर्फ एज अ टैक्स ही पे करना पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो और आप अपनी वेल्थ को FD में इन्वेस्ट करते हो जहाँ पर आपको 6% का रिटर्न मिलता है। तो अगर आप इस 6% रिटर्न में से 3% एज अ इनकम कंज्यूम करते हो तो आपकी जो रिमेनिंग वेल्थ है वो भी 3% से ग्रो होगी, जो कि इन्फ्लेशन के रेट से कम है, जिसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ एप्रिशिएट होने की जगह 3% से डेप्रिशिएट होगी। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके 10% टैक्स देना और फिर उस रिमेनिंग वेल्थ को FD में इन्वेस्ट करना एक बेवकूफ़ी होगी। तो आपके पास तीसरा ऑप्शन बचता है कि आप अपनी वेल्थ को इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर दो,
और पूरे स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग का सबसे सेफ ऑप्शन होता है। तो जिन लोगों को भी सेफ रहना है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करके इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी एक डिसेंट रेट से ग्रो होती रहती है, जो कि होता है 11 से 12%। तो ऐसे ROI में आप डिसेंट इनकम भी जनरेट कर सकते हो और आपका पैसा भी इन्फ्लेशन से सेफ रहता है। प्लस आपकी वेल्थ थोड़े बहुत रेट से ग्रो भी होती रहती है, जिससे कि फ्यूचर में आपकी इनकम भी ग्रो होगी। लेट्स से अगर आप अपनी सभी इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर देते हो तो टैक्स पे करने के बाद जो आपके पास वेल्थ बचेगी वो है 2.75 करोड़। और अब आप अपनी वेल्थ को इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और एक साल में आपको 12% का रिटर्न मिलता है, जिसमें से 6% आपको हर हाल में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके कैपिटल को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करेगा। और बाकी के रिमेनिंग प्रॉफिट को आप एज अ इनकम कंज्यूम कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि आपने अपने 12% के प्रॉफिट में से 5% एज अ इनकम कंज्यूम किया और 7% को वापस से मार्केट में री इन्वेस्ट कर दिया। तो 7% जो आपने री इन्वेस्ट किया है उसमें से 6% आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करेगा और रिमेनिंग 1% आपके कैपिटल को थोड़ा बहुत ग्रो करता रहेगा। और इतने बड़े कैपिटल में 1% का रिटर्न भी बहुत इम्पैक्टफुल होता है। और जिस 5% के प्रॉफिट को आप पूरे साल कंज्यूम करने वाले हो वो होगा 13.75 लैक्स और मंथली बेसिस पर आपकी इनकम हुई 1,14,583। और इंडिया जैसी कंट्री में ये एक बहुत ही अच्छी इनकम है। और अगर यही सेम प्रोसेस आपने 5,000 रुपये वाले इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ किया होता तो आपकी एनुअल इनकम होती 6,87,500 और मंथली बेसिस पर आपकी इनकम होती 57,290 रुपीज़, जो कि आज के टाइम में भी एक डिसेंट इनकम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये दोनों इनकम इन्फ्लेशन एडजस्टेड हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि उस टाइम पर इसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो आप देख सकते हो कि कैसे हम छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और उस वेल्थ से रेगुलर इनकम जनरेट करके रिटायर भी हो सकते हैं। पर बहुत सारे लोगों का कहना ये भी होता है कि 60s की एज में अगर हम अमीर बन भी गए तो उससे फ़ायदा क्या, क्योंकि हमारे पास उस वेल्थ को एंजॉय करने के लिए एनर्जी तो होगी ही नहीं। पहली बात तो ये एक बहुत ही वाहियात सवाल है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक पैसिव इनकम का सोर्स है और इन्वेस्टिंग के रिजल्ट्स आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको कम एज में एंजॉय करना है तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि आप अपनी एक्टिव इनकम को बिल्ड करो, क्योंकि इन्वेस्टिंग आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करते हो, ना कि एंजॉय करने के लिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि 60s की एज में अमीर बन के कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप एक बार ये इमेजिन करके देखो कि अगर आपके पेरेंट्स ने अपने टाइम में इन्वेस्टिंग की होती तो आज आपकी फैमिली की क्या कंडीशन होती। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितना प्रैक्टिकल वे में हो सकता था उतना समझाया कि कैसे और कितने अमाउंट के साथ आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए ताकि आप एक अच्छी वेल्थ के साथ रिटायर हो सको। मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।